वेलकम फ्रेंड्स, जय भारत जय हिंदुस्तान। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक खास विशेषाधिकार की बात करेंगे। व्यापारिक विशेषाधिकार, ट्रेड प्रिविलेज, जो कि दिया गया था मुगल बादशाह फर्रुखसियार के द्वारा। किसे? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। BEICO लिखा है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इस विशेषाधिकार को उन्होंने क्या किया? दुरुपयोग किया। और इसके द्वारा उन्होंने इस विशेषाधिकार को कहा गया दस्तक, ठीक है। और इसका इन्होंने जमकर दुरुपयोग किया और बंगाल के रेवेन्यू को, राजस्व को इन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया। और यही दुरुपयोग पलासी और बक्सर के युद्ध का कारण भी बना, हाँ, जिसमें अंग्रेजों की जीत होती है और अंग्रेज अपने आप को भारत में राजनीतिक तौर पर स्थापित करने में कामयाब होते हैं, ठीक है। तो इसी दस्तक के दुरुपयोग को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये तो मैंने बता दिया कि मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने किया था। थोड़ा सा हम फर्रुखसियार के तक कैसे पहुंचेंगे ये भी मैं बता दूंगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए, बंगाल की जो स्थिति थी, आप जानते हैं कि पहले अंग्रेजों की स्थिति समझ लेते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने बंगाल में पांव जमाए। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आ जाती है भारत व्यापारिक उद्देश्य से। और फिर 1651 में हुगली में, बंगाल के हुगली में इनकी प्रथम कोठी बनती है 1651 में। सिर्फ मैं लेक्चर दे रहा हूं, यहां पर ज्यादा लिखना नहीं है, ठीक है। और फिर 1698 में, ठीक है, 1698 में ये क्या करते हैं कि इनको 3 गांवों की जमींदारी मिलती है। हाँ, वो 3 गांव कौन कौन से थे? गोविंदपुरी, सूतानाती और कालीकता, ठीक है। इन तीनों गांव के आसपास ये फोर्ट विलियम बनाते हैं, हाँ, किलेबंदी करते हैं, फोर्ट विलियम बनाते हैं, किला बनाते हैं अपना, वहां पर व्यापारिक कोठी बनाते हैं और उसी के आसपास ये शहर बसा देते हैं कलकत्ता, जिसे आज हम कोलकाता के नाम से जानते हैं। तो ये 1700 तक ये कोलकाता और फोर्ट विलियम बना देते हैं। यहाँ पर 1651 में पहली कोठी यहाँ पर बनेगी, व्यापारिक कोठी हुगली में। फिर 1698 में 3 गांवों की जमींदारी, सूतानाती, गोविंदपुरी और कालीकता। फिर उसी के आसपास, ये 3 गांवों के आसपास ये फोर्ट विलियम बनाएंगे और कलकत्ता शहर डेवलप करेंगे, ठीक है। 1700 तक ये काम इनका हो जाएगा, 1700 तक, ठीक है ना। हालांकि उसके पहले 1600 में अंग्रेज आए थे भारत में, और मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके पहले, बंगाल के पहले, इन्होंने यहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में भी बना लिया था। और यानी कि मद्रास प्रेसिडेंसी का इन्होंने यहां पर नींव रख दी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी की। और यहां पे बॉम्बे में भी इन्होंने अपनी जड़ें बना ली थी, ठीक है। और 1651 में ये बंगाल पहुंच गए थे, ठीक है। और 1700 तक इनका फोर्ट विलियम और कलकत्ता शहर ये सब बनके यहां तैयार हो गया था। आप जानते हैं कि मुगलों के समय ये बंगाल बहुत ज्यादा समृद्धशाली राज्य था। सबसे ज्यादा रेवेन्यू यानी राजस्व यहीं से जाता था, इसलिए सारी यूरोपीय कंपनियों के आकर्षण का केंद्र भी था। और ये समृद्ध इसलिए भी था, आप समझ लीजिए कि इधर से गंगा नदी आती है, इधर से चाइना की तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, और उनकी बहुत सारी सहायक नदियां भी हैं, ठीक है। आप देखेंगे कि ये गंगा नदी है, इधर से देखेंगे तो ये गंगा नदी आएगी, ये गंगा नदी है, हाँ। इधर से देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज भी यहाँ पर इनकी सहायक नदियां हैं। तो नदियों का एक जाल बिछा हुआ है इस क्षेत्र में, हाँ। अलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी है, और इसलिए बहुत ज्यादा फर्टाइल है। तो फर्टाइल है तो आर्थिक दृष्टि से बहुत ज्यादा समृद्ध है, और इसलिए सभी यूरोपीय कंपनियों की नजर बंगाल पर है। वो भारत में पांव जमाने के पहले सब क्या चाहते हैं? अगर बंगाल पे हमारा अधिकार हो जाए तो बंगाल के राजस्व पे हमारा अधिकार हो जाएगा, और फिर हम अपना विस्तार भारत में कर सकते हैं, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से अपने आप को भारत में मजबूत बना सकते हैं। तो इसलिए बंगाल पे सभी जो यूरोपीय कंपनियां थी उनकी नजर थी। हालांकि इसमें अंग्रेज सफल होते हैं, आकर्षण का केंद्र था बंगाल, ठीक है, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। तो ये बंगाल की स्थिति मैंने बता दी। अब देखिए, 1700 तक एक तरह से फोर्ट विलियम और कलकत्ता शहर यहां पर है बंगाल में अंग्रेजों का, हाँ, 1700 AD तक। देखिए, उसके बाद आते हैं 1707 में अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। यानी कि औरंगजेब जो था अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था, हाँ। बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी काफी स्ट्रांग थे और केंद्रीय सत्ता यहाँ पे मजबूत थी, ठीक है।
औरंगजेब के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ जाती है, और केंद्रीय सत्ता जब कमजोर पड़ेगी उस स्थिति में ये मुगल साम्राज्य जो है, मुगल अंपायर, ये मरणासन स्थिति में है। हाँ, मरने के कगार पर है एक तरह से। हाँ, तो आप देखेंगे कि इस स्थिति में औरंगजेब के बाद के शासकों को लेटर मुगल्स कहा जाता है, और यहाँ पे पपेट किंग्स का दौर शुरू होता है, यानी कठपुतली शासकों का दौर शुरू होता है। मैंने बताया यहाँ पर प्रभावशाली कौन है, कौन स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर बादशाह, किंग, ठीक है ना, ये स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अब इस समय औरंगजेब के बाद केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है और मुगल सत्ता बिखरनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर पपेट किंग्स का दौर शुरू होगा। क्यों? क्योंकि अब गुटबाजी यहाँ पे होने लगेगी। लेटर मुगल्स जब आएंगे ना, यहाँ पे गुटबाजी है, अलग अलग गुट है, तुरानी फैक्शन है, ईरानी फैक्शन है, हिंदुस्तानी फैक्शन है, और सब अपने अपने खींचतान में लगे हुए हैं और अपने अपने फायदे के अनुसार वो किंग मेकर का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, है क्या, यहाँ पर किंग शक्तिशाली है, अब यहाँ पर किंग मेकर शक्तिशाली है, यहाँ पर किंग मेकर हो गए हैं। जो वजीर, मंत्री, संतरी हैं, ये प्रभावशाली हो जाएंगे और ये अपनी जरूरत के अनुसार अपने पसंदीदा शासक को गद्दी पर बैठाएंगे, और जब तक जरूरत होगी उनको गद्दी पर रखेंगे। हाँ, और जब उनकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो अपने फायदे के लिए उनको गद्दी से हटा भी देंगे। ठीक है, तो यहां पर किंग मेकर, राजा निर्माता यहां पर है प्रभावशाली। ये जो आप देखेंगे बहादुर शाह हो, जहांगीर शाह, बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह प्रथम, औरंगजेब के बाद प्रथम शासक हुआ लेटर मुगल्स में बहादुर शाह प्रथम, और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह प्रथम से लेकर बहादुर शाह जफर तक सभी एक तरह से कठपुतली राजा रहे, कठपुतली बादशाह रहे, जो अपने मंत्री, संतरी, वजीर के हाथों की कठपुतली रहे। ठीक है, तो इन्हीं लेटर मुगल्स में सबसे पहला पपेट किंग या कठपुतली शासक था बहादुर शाह प्रथम, जो कि 1707 से 1712 तक रहा। फिर आता है जहांगीर शाह, जो 1712 से 1713 तक रहता है, और फिर फर्रुखसियार आ गया। फर्रुखसियार के बाद भी आप देखेंगे और भी शासक है, और अंतिम मुगल शासक है पपेट किंग्स के रूप में अगर आप देखें तो, और वैसे भी ओवरऑल तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो फर्रुखसियार का शासनकाल 1713 से 1719 तक है, और यही वो समय है जब एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। इसके समय 1715 में, हाँ, फर्रुखसियार के समय ही एक ब्रिटिश डेलीगेशन आता है, और इसमें 3 लोग हैं, जॉन सुरमन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द। ख्वाजा सेहुर्द, इन 3 लोगों का डेलीगेशन आता है, और ये कुछ व्यापारिक सहूलियतों की बात करता है फर्रुखसियार से। इसमें ऐसा है कि ये विलियम हैमिल्टन जो है ये एक डॉक्टर है, फिजिशियन है, डॉक्टर है, और उसी समय जब ये आ रहे हैं फर्रुखसियार के दर कोर्ट में, तो देखिए फर्रुखसियार एक प्राणघातक बीमारी से ग्रसित है जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही विलियम हैमिल्टन जो है, ये विलियम हैमिल्टन ये क्या करता है कि फर्रुखसियार की जान बचा देता है। ये विलियम हैमिल्टन क्या है, एक डॉक्टर है, इसकी जान बचा देता है, उस बीमारी को ठीक करता है, और फर्रुखसियार बड़ी खुश हो जाता है और अपना प्यार अंग्रेजों पर लुटा देता है, जो कि बाद में बहुत ही घातक सिद्ध होगा। देखिए 1715 में ये आते हैं, जॉन सुरमन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहुर्द। इसका लीडर इस पूरी टीम का जॉन सुरमन है। ठीक है ना, तो 1717 में आप देखेंगे कि इससे खुश होकर विलियम हैमिल्टन के इलाज से फर्रुखसियार एक रॉयल फरमान जारी करता है। रॉयल फरमान कहें, इसे इंपीरियल फरमान कहें, या आप कहें शाही फरमान, तो ये जारी करता है। और इसमें, इस रॉयल फरमान में 2-3 बातें हैं। एक बात क्या है कि 3000 रुपया प्रति वर्ष दीजिए। ठीक है, 3000 रुपया प्रति वर्ष देना है अंग्रेजों को, और ये बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। कहां पे? तो बंगाल में। ठीक है, ये तो एक बात थी। इसके अलावा और भी चीजें थी इसमें। देखिए बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। इसमें और भी चीजें थी। 10,000 रुपया प्रति वर्ष दीजिए, और यहां गुजरात के सूरत में टैक्स फ्री ट्रेड कीजिए। ठीक है, ट्रेड कीजिए। इसके अलावा बंबई टकसाल में अंग्रेज कुछ सिक्के डालते थे। हाँ, उन सिक्कों को भी मान्यता फर्रुखसियार ने दे दी, यानी कि सिक्कों की मान्यता मिल जाने के बाद आपकी एक अथॉरिटी हो गई। ठीक है, वो बॉम्बे में की बात है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण था कि बंगाल में
इन्हें 3,000 रुपये वार्षिक चुकाने की कीमत पर अंग्रेज 3,000 रुपये प्रतिवर्ष देंगे और टैक्स फ्री व्यापार करेंगे बंगाल में, यानी कि सीमा शुल्क उनको नहीं देना पड़ेगा, चुंगी कर नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और उस समय का बंगाल छोटा मोटा क्षेत्र नहीं था। देखिए वेस्ट बंगाल आज का जो पश्चिम बंगाल है वो भी था उस समय के बंगाल में। ठीक है, समझ लीजिए वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश आज का, हाँ आज का बिहार, और आज का बिहार ही नहीं था। देखिए उस समय के बिहार में आज का बी स्टैंड्स फॉर बिहार और जे स्टैंड्स फॉर झारखंड, बिहार झारखंड दोनों हो जाएगा। फिर उड़ीसा उस आज का, ये सब उस समय बंगाल में था। हालांकि ये फरमान इशू करते समय, जब फरमान ये इशू होता है रॉयल फरमान, उस समय बिहार नहीं जुड़ा था और उड़ीसा नहीं जुड़ा था। उड़ीसा 1719 में बंगाल में जोड़ा जाता है, जबकि 1733 में बिहार जुड़ता है बंगाल से। तो आप आगे देखेंगे कि धीरे धीरे इस बंगाल में बिहार भी है और उड़ीसा भी है, आज का बांग्लादेश भी है, पश्चिम बंगाल भी, सब बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। ठीक है, तो यहां पर टैक्स फ्री व्यापार ये कैसे करेंगे, तो इसमें क्या किया कि फारूक सियार ने ब्रिटिश इस रॉयल फरमान में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, देखिए मैंने लिखा हुआ है, एक दस्तक का अधिकार दिया, दस्तक इशू करने का। यही इसी दस्तक की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब दस्तक चूंकि आप 3,000 रुपये दे दिए एक साल के लिए, हाँ, तो आपको एक दस्तक इशू कर दिया जाएगा, हाँ, कि आप अब कर मुक्त व्यापार कीजिए, सीमा पर कोई टैक्स आपका नहीं लगेगा बंगाल में, और आप ऐसे भी कह सकते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। ठीक है, तो ये अधिकार मिल गया। तो ठीक है, ये अधिकार किसको मिला? ये अधिकार मिला कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। कंपनी व्यापार अपना कर रही है, लेकिन फिर दुरुपयोग कैसे हो गया भाई? ये दुरुपयोग कैसे हो गया? कंपनी को तो मिला ही था व्यापार करने के लिए। देखिए दुरुपयोग, देखिए एक तो ये वशीभूत होकर, द्रवीभूत होकर, इमोशन में आकर फारूक सियार ने क्या किया, इनको दस्तक का अधिकार दे दिया, रॉयल फरमान में जारी कर दिया कि भाई 3,000 रुपया दीजिए और टैक्स फ्री रेट दीजिए। आप कहां पे? बंगाल में, या आप कहें बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। तो इससे तो नुकसान तो हो ही रहा है बंगाल के राजस्व का। अब देखिए यहां पे तो ये अधिकार दिया गया है कंपनी को। कंपनी दस्तक इशू करती है कब? जब कंपनी का सामान जा रहा है, हाँ, कंपनी के माल को ले जाया जा रहा है, और जब सीमा पर पहुंचेगा बंगाल में कहीं भी, तो क्या होगा? सीमा शुल्क उनसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, सीमा शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो आप देखिए कि सीमा शुल्क अगर नहीं लिया जा रहा है तो एक तरह से बंगाल के राजस्व का नुकसान है। ठीक है, उसके अलावा ये जो ऑफिशियल्स हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, ये निजी व्यापार भी कर रहे हैं इसी दस्तक के सहारे। देखिए अब कैसे दुरुपयोग होगा। हो क्या रहा है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान जा रहा है, इसका कंसाइनमेंट जा रहा है, तो क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो दस्तक दे देगी अपने ऑफिशियल्स को कि ये दस्तक रखो, दिखाओगे, सीमा पर तुम्हारा पार हो जाएगा सामान, हाँ, हमारा सामान पार हो जाएगा कंपनी का। तो ये तो बात यहाँ तक ठीक है, चलिए भाई, कि वो तो हालांकि नुकसान तो ही रहा है, लेकिन चलिए इनको मिला हुआ है, पार कर रहे हैं। लेकिन इसमें होता क्या था कि जो अधिकारी हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो यहाँ पर अपना निजी व्यापार भी करते थे, प्राइवेट ट्रेड भी करते थे, तो उनको तो टैक्स देना चाहिए था ना। उनके लिए तो नहीं था कि उनको उनका सीमा शुल्क नहीं लगेगा या बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार कर सकते हैं। ये कंपनी के ऑफिसर्स के लिए, उनके कर्मचारियों के लिए नहीं था, कंपनी के सामान के लिए था। लेकिन कंपनी निजी व्यापार भी कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार कर रहे हैं, और जब कंपनी का कंसाइनमेंट जा रहा है, जैसे कि ये कंपनी का कंसाइनमेंट है, इसमें 4 सामान है, मान लीजिए कंपनी के 4 सामान हैं, तो जो निजी व्यापारी हैं वो भी अपना 2 सामान इसी में डाल दिए, 5 सामान डाल दिए, हाँ, और इसके साथ साथ बिना टैक्स दिए, बिना सीमा शुल्क दिए, ये अपना सामान भी सीमा के पार ये पहुंचा देंगे, सीमा शुल्क नहीं देंगे, चुंगी कर नहीं देंगे। तो एक तो कंपनी सीधे सीधे नुकसान कर रही है दस्तक के आधार पर, इनको मिला हुआ है, इनको टैक्स ही नहीं देना है। दूसरा, कंपनी के अधिकारी निजी व्यापार के जरिए राजस्व का नुकसान कर रहे हैं, ये दस्तक का दुरुपयोग है। तीसरी बात है,
अब देखिए, ये अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को था, दस्तक का अधिकार, जिसके थ्रू वो ट्रेड फ्री व्यापार कर रहे थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इसी का फायदा लेकर निजी व्यापार भी कर रहे हैं कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी या अधिकारी। यही नहीं, ये एक तरह से और जबरदस्त नुकसान पहुंचा रहे हैं बंगाल के राजस्व को, रेवेन्यू को। कैसे? देखिए, हो क्या रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो दस्तक है, लेकिन भारतीय व्यापारियों के लिए नहीं है वो दस्तक। ठीक है, भारतीय व्यापारियों को मान लीजिए 40% टैक्स देना है सीमा शुल्क के रूप में। तो ये जो ऑफिशियल्स हैं, जो अपना भी सामान इस कंसाइनमेंट में ले जा रहे हैं, कहेंगे कि भाई तुम एक काम करो कि 40% तुम जो दे रहे हो सरकार को सीमा शुल्क के रूप में, हमको 20% दे दो, आप 20% हमको दे दो। हाँ, आप 20% तुम बचा लो अपना, हम 20%, 40% तुम जो सरकार को दोगे वो तुम हमको दे दो, हम इसी में तुम्हारा भी सामान रख देंगे। ठीक है ना, तुम्हारा भी सामान रख देंगे, तुम्हारा भी सामान पार हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपको सामान किसका किसका है जो कंसाइनमेंट पार हो रहा है। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान तो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान तो है ही। ठीक है, इसका सामान है। दूसरा किसका सामान है इस कंसाइनमेंट में? ऑफिशियल्स जो हैं, कौन से ऑफिशियल्स? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स जो अपना निजी व्यापार कर रहे हैं, प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं। और तीसरा, ये भारतीय व्यापारियों का भी सामान इसमें आ गया, भारतीय व्यापारियों का भी सामान इसमें आ गया। ठीक है, अब देखिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी सामान जा रहा है इस दस्तक के सहारे, वहां भी सीमा शुल्क नहीं लग रहा। ऑफिशियल्स अपना व्यापार कर रहे हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, इसी में कंसाइनमेंट में अपना भी सामान डाल देते हैं, पार करा देते हैं सीमा से, सीमा पार करा देते हैं, चुंगी कर नहीं देते हैं। उसी तरह से ये भारतीय व्यापारियों को, जिनको मान लीजिए कि 40% या 30% टैक्स देना है सरकार को, बंगाल की सरकार को, वो क्या कहेंगे कि आप आधा 50% तो हम ही दे दो, 30% दे रहे हो, 15% हम ही को दे दो, आप 15% अपना बचा लो, इसी में डाल देते हैं, तुम्हारा भी सामान पार हो जाएगा। तो ये एक तरह से जबरदस्त मार थी बंगाल के लिए। अंग्रेज हर तरह से दोहन कर रहे हैं। एक तो दस्तक के सहारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सामान को का व्यापार कर रही है, सीमा शुल्क दे नहीं रही है, टैक्स फ्री ट्रेड कर रही है, वहां नुकसान बंगाल के राजस्व का। ये जो निजी व्यापारी हैं ये नुकसान कर रहे हैं, राजस्व का अपना व्यापार कर रहे हैं इसी दस्तक के सहारे। और भारतीय व्यापारियों को भी इन्होंने क्या किया है, भारतीय व्यापारियों को भी मजबूर कर दिया कि आप भी टैक्स बचाए। एक तो ये बात होगी। देखिए, दूसरा नुकसान ये होगा कि जो भारतीय व्यापारी टैक्स देने वाला है, मान लीजिए अंग्रेज कहते हैं हमको 20% ही तो दे दीजिए, तो 20% भी अगर दे रहे हैं अंग्रेजों को, तो 20% तो इनका गया, जबकि अंग्रेज फ्री काम कर रहे हैं, कोई जीरो टैक्स पे काम कर रहे हैं। तो सामान कौन सस्ता बेचेगा? सामान सस्ता बेचेंगे अंग्रेज भारत में, लेकिन भारतीय व्यापारियों का सामान तो महंगा होगा, क्योंकि ये टैक्स फिर भी अगर 40% टैक्स देना है तो इन्होंने 20% दे के तो इन्होंने यहां पे तो इनका भी सामान पार करा दिया, तो बंगाल को तो नुकसान पहुंचाया है। हाँ, और सीधे सीधे एक तो नुकसान पहुंचाया, दूसरा जो ये 20% और टैक्स देना था 40% की जगह, भारतीय व्यापारियों को ये 20% भी नहीं दे रहे हैं। तो भारतीय ये 20% इन्होंने खुद ले लिया, 20% पे ही तैयार हो गए कि आपको 40% नहीं देना पड़ेगा। तो क्या हुआ, बंगाल को तो भारतीय व्यापारियों से भी जीरो टैक्स मिल रहा है, कुछ टैक्स ही नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, जबरदस्त मार है, बंगाल के राजस्व का तहस नहस इन्होंने कर दिया था। तो यही इस तरह से ये दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, और इसीलिए बंगाल में जो नवाब हुए, स्वतंत्र बंगाल की स्थापना की थी मुर्शीद कुली खान ने। ठीक है, और मुर्शीद कुली खान से लेकर
आप देखेंगे पलासी की लड़ाई तक जो नवाब था सिराजुद्दौला, सभी इस दस्तक के दुरुपयोग से परेशान रहे, ठीक है। और ये दस्तक का दुरुपयोग पलासी की लड़ाई का कारण रहा। बंगाल के नवाब हमेशा नाराज रहे अंग्रेजों से कि खुद भी दस्तक का दुरुपयोग कर रहे हैं और साथ साथ भारतीय व्यापारियों को भी मजबूर कर रहे हैं दुरुपयोग करने के लिए, और इससे बंगाल के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। बंगाल खाली होता जा रहा है। हाँ, बंगाल की अर्थव्यवस्था का जबरदस्त दोहन कर रहे हैं कौन? अंग्रेज। तो ये यहां भी कारण बना। तो सिराजुद्दौला भी इसको लेके नाराज था, जो कि पलासी की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ सिराजुद्दौला की सेना लड़ी थी, सिराजुद्दौला हार गया था। और बाद में आप देखेंगे कि बक्सर की लड़ाई में जो एक नवाब है मीर कासिम, हाँ, वो भी इस वजह से नाराज था। तो इसने क्या किया था मीर कासिम ने कि जो भारतीय, उसने हर तरह का कर माफ कर दिया था। अंग्रेज चूंकि यहां दस्तक का इस्तेमाल कर रहे थे, टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे थे, तो ये अंग्रेजों के लिए था, अब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था। तो उसने प्रभावहीन करने के लिए, इस दुरुपयोग को प्रभावहीन करने के लिए बाद में पलासी की लड़ाई जो कि 1757 में हुआ और जो बक्सर की लड़ाई होती है उस समय मीर कासिम है, तो ये दुरुपयोग उस समय भी एक कारण बना कि भाई इसने क्या किया था मीर कासिम ने, कि मीर कासिम थोड़ा अपोज कर रहा था अंग्रेजों को, ठीक है, थोड़ा विरोध कर रहा था। उसको लगता था कि नहीं, बंगाल को रेवेन्यू मिलना चाहिए और नहीं मिल रहा है तो सिर्फ इन्हीं को फायदा क्यों हो, भारतीय व्यापारियों को भी फायदा हो। तो उसने सभी के लिए बंगाल में टैक्स फ्री ट्रेड कर दिया था, भारतीय व्यापारियों के लिए भी, अंग्रेजों के लिए। मीर कासिम ने सबके लिए टैक्स फ्री ट्रेड कर दिया और इसलिए, और उस तरह से उसने क्या किया, उसने इस दस्तक के दुरुपयोग को प्रभावहीन किया, जिससे कि अंग्रेज नाराज होकर क्या किया, उन्होंने बक्सर की लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों ने। एक प्रमुख कारण था ये बक्सर की लड़ाई का, ठीक है। तो ये भी कारण था। तो दुरुपयोग जो था वो पलासी की लड़ाई में भी दुरुपयोग एक कारण बना और बक्सर की लड़ाई में भी दुरुपयोग किसी न किसी रूप में, इस दस्तक का जो दुरुपयोग था वो कारण बना। और बाद में दोनों लड़ाइयों में आप देखेंगे कि अंग्रेजों की जीत होती है और अंग्रेज अपने आप को राजनीतिक तौर पर भारत में स्थापित करने में कामयाब होते हैं। तो ये आपको यहाँ से जो सवाल बनेगा, बस ये समझाने के लिए था कि दस्तक का दुरुपयोग कैसे किया था अंग्रेजों ने। बाकी तो डिटेल हम पढ़ा ही रहे, पलासी की लड़ाई पढ़ा रहे हैं, वहाँ भी बताऊंगा, बक्सर की लड़ाई पढ़ा रहा हूँ, वहाँ भी बताऊंगा। देखिए यहाँ से सवाल आ जाता है कि 1715 में जो ब्रिटिश डेलीगेशन आया था या शिष्टमंडल आया था, उसमें कौन कौन से लोग थे, तो ये 3 लोग थे। यहाँ से सवाल बनेगा, जॉन सरमन, विलियम हैमिल्टन और ख्वाजा सेहूद। डॉक्टर कौन था? विलियम हैमिल्टन। किसने दिया था दस्तक का अधिकार? तो बादशाह फारूक सियार ने दिया था, ठीक है। इसको क्या कहा गया, रॉयल फरमान या इंपीरियल फरमान, या सबसे बड़ा कहा जाता है इस रॉयल फरमान को, पूछा जाता है एग्जाम में कि फारूक सियार ने अंग्रेजों के लिए जो रॉयल फरमान जारी किया, जो इंपीरियल फरमान जारी किया, जो शाही फरमान जारी किया, उसको क्या कहा गया है? तो इतिहास में इसको महाधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा गया है, ठीक है, ठीक है। और दस्तक का अधिकार किसे दिया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। बाकी हमने सब कुछ आपको समझा दिया। दस्तक का जो दुरुपयोग था ये कैसे होता है, किस तरह से जो ब्रिटिश अधिकारी हैं वो दुरुपयोग कर रहे हैं, ये भी मैंने बता दिया। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार जो है, इसके सामान को सीमा शुल्क दिए बगैर टैक्स फ्री इनका ट्रेड हो रहा है। इसमें ब्रिटिश ऑफिशियल्स अपना भी 2 सामान डाल देते हैं, जो निजी व्यापार कर रहे हैं अपना भी सामान बिना टैक्स दिए वो पार करा रहे हैं, चूंकि टैक्स नहीं दे रहे हैं और सामान को पार करा रहे हैं सीमा से, ठीक है। और भारतीय व्यापारियों का भी इसमें सामान रख के और भारतीय व्यापारियों को कह रहे हैं कि भाई आपका अगर 30% या 40% टैक्स लगता है तो उसका 50% ही आप हमें दे दीजिए, तो आपको क्या होगा, सरकार को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। तो दोनों ओर से पूरी तरह से ये लूट रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने दस्तक का दुरुपयोग किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। अब देखिए आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि आखिर जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो क्यों निजी व्यापार करने देता था? क्या वो नहीं रोक सकता था? ये आपके दिमाग में आया होगा
ठीक है, मैंने सोचा कि ये बात भी, ये पहलू भी मैं आपको क्लियर कर दूं। देखिए मैंने लिखा क्यों नहीं रोकता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स निजी व्यापार को, प्राइवेट ट्रेड को क्यों नहीं रोकता था। देखिए ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, यही कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी, किसकी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यही कंट्रोल करता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इसके डायरेक्टर बैठते कहाँ थे, लंदन में। एक बात समझ जाइए, अब होता क्या था, देखिए ऐसा नहीं था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इसकी जानकारी नहीं थी, वो ये भी जानते थे कि जो दस्तक है वो किसके लिए है, वो इशू करने का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को है, और वो दस्तक जो दिया गया है फारूक सीआर के द्वारा वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के लिए दिया गया है, ना कि कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उनके लिए है। ऐसा नहीं था कि उसको जानकारी नहीं थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, लेकिन होता क्या था कि देखिए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले ऑफिसर्स हैं या कर्मचारी हैं वो रिच नहीं होते थे। हाँ, रिच का मतलब बहुत वेल ऑफ, बहुत अच्छे परिवार से नहीं आते थे, ठीक है ना, वो वहाँ के लोअर क्लास या लोअर मिडिल क्लास के वो ब्रिटिशर्स होते थे, ज़्यादातर ये लोअर क्लास ब्रिटिशर्स होते थे, और उनको पैसे की नीड होती थी, और वो इसी लालच में भारत आते थे और भारत में रहते थे कि कुछ वो प्राइवेट ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है जो कि कंट्रोल कर रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो जानता तो है कि प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वो ये जानते हुए कि प्राइवेट ट्रेड उनके लिए नहीं है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दस्तक इशू हुआ है, ठीक है, फिर भी वो आंखें मूंद लेते थे यही सोचकर कि चलो भाई ये लोअर क्लास के लोग हैं और आंखें बंद करके रखो। क्यों? क्योंकि अगर हम इनको रोकेंगे प्राइवेट ट्रेड करने से तो फिर ये तो लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, थोड़ा लालच में वहां भारत में हैं, हाँ, और कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और थोड़ा अपना निजी व्यापार कर ले रहे हैं, हाँ, तो अगर ये रोकेंगे तो ये भारत में टिकने वाले नहीं है, ठीक है। और ये इसी उम्मीद में आते थे कि चलो भाई यहाँ थोड़ा हम प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ थोड़ा पैसा कमाएंगे और फिर हम जब लौटेंगे वापस ब्रिटेन तो वहाँ अपनी जो बाकी शेष जिंदगी है उसको चैन से गुजार लेंगे। तो यही सोचकर ये यहाँ पैसा कमाने में लगे हुए थे। अगर इन पे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रोक लगाता तो हो सकता है कि ये भारत में टिकने से इनकार कर देते ये ऑफिसियल्स, यही सब जानकर कि ये इलीगल ट्रेड जरूर है, हाँ, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी एक तरह से आंखें मूंद के रखता था कि चलो भाई कम से कम वो भारत में टिके तो हुए हैं, कम से कम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम तो कर रहे हैं, नहीं तो कहां से ऑफिशियल लाएंगे, कहां से कर्मचारी लाएंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसलिए ये जानते हुए भी कि ये प्राइवेट ट्रेड करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी हैं अपना निजी व्यापार करके वो पैसा बना रहे हैं और ये गलत काम है। क्यों? क्योंकि मुगल बादशाह फारूक सीआर के द्वारा जो दस्तक या जो रॉयल फरमान है वो सिर्फ किसके लिए है? वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए है, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें आंखें बंद करके रखना होता था, क्योंकि उन्हें इन कर्मचारियों को भारत में टिकाए रखना था कंपनी के अधिकारी के तौर पर, क्योंकि अगर वो नहीं टिकेंगे तो कंपनी भी व्यापार नहीं कर सकेगी और कर्मचारी तो हैं ही भाई कि हमें थोड़ा सा हम पैसा कमा ले फिर अपने देश में जाएंगे तो चैन से हम रहेंगे, बाकी की जिंदगी गुजारेंगे। तो इसी वजह से हाँ, चूंकि ये लोअर क्लास के लोग थे तो इनको भारत में टिकाना था, इनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कर्मचारी का चाहिए था, वो पैसे के लालच में यहाँ टिके हुए हैं, निजी व्यापार के लालच में टिके हुए हैं। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी अपनी आंखें बंद करके बैठा था, वो थोड़ा सा इग्नोर कर रहा था इन चीजों को। तो यही कारण था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो निजी व्यापार को नहीं रोक रहा था, नहीं रोकता था, ठीक है। तो ये बात आपको समझनी होगी यहाँ पर। तो थोड़ा सा इसको समझाना था मुझे कि ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कि आपके दिमाग में ये आएगा कि भाई जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये दस्तक था तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्यों नहीं रोक लगाया निजी व्यापार? क्या उनको पता नहीं था? पता था, लेकिन
कुछ कुछ चीज़ों को वो नज़रअंदाज कर रहे थे। और क्यों नज़रअंदाज कर रहे थे? यही कारण था कि उनके पास लोअर मिडिल क्लास के ब्रिटिशर्स काम कर रहे थे और उनके लिए आंखें बंद करना जरूरी था, वरना वो भारत में टिक ही नहीं पाते। आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.